नमस्कार दोस्तों, कालजयी तृतीया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आर.के. नारायण द्वारा लिखित कहानी बाघ का पंजा, जो कहानी संग्रह मालगुडी की कहानियाँ में संकलित है। कहानी अत्यंत रोमांचक है, आइए सुनते हैं। इस मनुष्य भक्षी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। जिन लोगों ने उसे मृत्यु तक पहुंचाया था, वे हीरो बन चुके थे। उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई जा रही थीं और गांव की सबसे ऊंची बैलगाड़ी पर शान बान से बैठाकर सड़कों पर घुमाया जा रहा था। इसी के पीछे एक दूसरी बैलगाड़ी में वह मरा हुआ बाघ आंखें खोले पड़ा था। उसकी लाश गाड़ी में फैली थी और पूंछ नीचे लटकती जा रही थी। गांव के लोगों के दिन भर के लिए सारा कारोबार बंद कर दिया गया था और मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी या तो जुलूस के पीछे चल रहे थे या जगह जगह खड़े होकर उस प्राणी को देख रहे थे जिसने इतने दिनों तक उनका जीना हराम कर रखा था। सब इस बाघ की ही बातें कर रहे थे। इसने पूरे 5 साल इलाके के अनेक गांवों में आतंक मचाए रखा था। हम भी एकटक इस दृश्य को देखते जुलूस के साथ चल रहे थे। तभी उस महाबातुनी ने पीछे से हमारा कंधा थपथपा कर कहा, बहुत चकित हो रहे हो? अच्छा, जब यह लाश देखते देखते थक जाओ तो मेरे पास चले आना और मेरी बात सुनना। हम सचमुच काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वहीं रुक गए और भीड़ जैसे ही आगे बढ़ गई उसके साथ हो लिए। वह हमें एक ऊंची टेकरी पर ले गया और एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं एक दफ़ा कोप्पल में ठहरा था, जो मेम्पी क्षेत्र में बहुत बिखरा हुआ बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। तुम सोचोगे कि दुनिया के इस बिल्कुल उजाड़ कोने में मैं क्या कर रहा था। बताता हूँ। तुम्हें याद होगा कि मैंने अक्सर तुम्हें एक फर्टिलाइज़र कंपनी के एजेंट के रूप में काम करने की बात बताई है। महीने के 25 दिन मुझे गांव-गांव जाकर लोगों को इस कंपनी के माल का प्रचार करना पड़ता था। उसके लाभ समझाने पड़ते थे। उसी के एक दौरे पर मैं कोप्पल गया था। इसे वास्तव में गांव ही नहीं कहा जा सकता। 40 घर, 2 ऊंची नीची सड़कें और चारों तरफ जंगल ही जंगल। ऐसी बेकार सी जगह भी कंपनी किसी को क्यों भेजती थी, यह मेरी आज तक समझ में नहीं आया। दरअसल अगर रेल की लाइन पर यह स्टेशन न होता तो इसका उन्हें पता ही न चलता। यहाँ से एक ब्रांच लाइन ही गुजरती थी और एक आध गाड़ी ही रुकती थी। बाकी सब धड़ाधड़ आगे निकल जाती थी। इसकी सभ्यता का केंद्र स्टेशन ही था। नीले कपड़ों में एक कुली और एक समझदार सा बूढ़ा स्टेशन मास्टर, हरी पगड़ी पहने, लाल और हरे दोनों झंडे हमेशा हाथों में थामे रखते थे। तुम्हें स्टेशन के बारे में भी बता दूं, इसकी कोई इमारत नहीं थी, रेलगाड़ी का ही डिब्बा था जो अपनी सेवा समाप्त करके यहाँ खड़ा कर दिया गया था, जिसके पहिए भी नदारद थे। इसकी एक खिड़की से स्टेशन मास्टर टिकट बांध देता था और जंगल में होकर गुजरते उन एकाध यात्रियों से बातचीत करता था जो भटकते हुए यहाँ आ जाते थे। दरवाजे पर सांप की तरह एक लता लंबाई तक लिपटी हुई थी। इस तरह रेल के एक भूतपूर्व डिब्बे का उपयोग कर लिया गया था। नवंबर की एक सुबह एक रेलगाड़ी मुझे इस स्टेशन पर उतारकर छुक छुक करती आगे जंगल में चली गई। बगलों में दोनों झंडियाँ दबाए स्टेशन मास्टर मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। यहाँ इतने कम मुसाफिर उतरते थे कि कोई नया चेहरा देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वह खुद ही मेरा मेज़बान बन गया और भूतपूर्व रेल के डिब्बे में ले जाकर मुझे एक स्टूल पर आराम से बिठा दिया। बोला, मैं 1 मिनट में सब काम निपटा देता हूँ। फिर कुछ भूरे से कागज़ उठाए, उन पर कुछ लिखा और वापस रख दिए। उठकर डिब्बे में ताला लगाया और मुझे घर ले चला। घर बहुत छोटी पत्थर की इमारत थी। सिर्फ एक कमरा, किचन और आंगन, एक अदद बीवी और 7 बच्चे। उसने मुझे खाना खिलाया, मैंने कपड़े बदले, फिर सहायक के साथ मुझे गांव देखने भेज दिया, जो उसके घर से करीब 1 मील दूर था। मैंने 40 घरों के लोग इकट्ठे किए और मुखिया के घर के सामने उन्हें बिठाकर भाषण दिया। उन्होंने बड़े धीरज से मेरी बातें सुनी, मेरे दिए फर्टिलाइज़र के सैंपल लिए और इनका उपयोग किस तरह किया जाना है यह समझने की कोशिश की। फिर मेरी बताई बातों पर टीका टिप्पणी करते वे अपने काम धंधों पर चले गए। इसके बाद झुटपटा होते मैं अपना सामान समेट कर वापस चला। तब मेरे कान बज रहे थे और गला सूख गया था।
इस वक्त 2 गाड़ियां गुजरनी थी, लेकिन यहाँ रुकने वाली गाड़ी सवेरे 5:30 बजे आनी थी। स्टेशन मास्टर के घर खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। एक कमरे में 9 लोगों के सोने के बाद मेरे लिए वहाँ जगह न होती। मैंने कहा, मैं प्लेटफॉर्म पर सो जाऊँगा। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, यह बड़ी खतरनाक जगह है। आपके शहर की तरह नहीं, यहाँ बाघ भरे पड़े हैं। उसने कहा, मैं स्टेशन के भीतर सोऊं। यह भी बिल्कुल भरा था। एक बड़ी मेज, कुर्सी और स्टूल ने सारी जगह घेर रखी थी। मैंने यह सब एक तरफ सरकाए और एक कोने में लेटने भर की जगह बना ली। यहाँ मुझे 8 घंटे काटने थे। मैं लेट गया और सुनसान जंगल की तरह तरह की आवाज़ें सुनने लगा। पेड़ पौधों के बीच से गुजरती तेज हवा की आवाज़ें, कीड़े मकोड़ों की सूसों, तार के खंभों से निकलती खड़ खड़ यूं यूं। परेशान होकर मैं उठा, दरवाज़ा बंद किया और फिर लेट गया। इससे भीतर सख्त गर्मी हो गई और सो पाना मुश्किल हो गया। फिर उठा, दरवाज़ा जरा सा खोला कि हवा आए, कुर्सी उसे टिका दी और जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैं सो गया और सपना देखने लगा। मैंने देखा कि एक पहाड़ी के किनारे खड़ा हूँ और नीचे घाटी में देख रहा हूँ। हल्की पीली चांदनी बिखरी पड़ी है। दूर एक पेड़ के पास बिल्ली जैसे कई प्राणी ढाल पर चल रहे हैं। उनकी छायाएं जमीन पर पड़ रही हैं। शान से धीरे धीरे आगे बढ़ते वे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैंने इस दृश्य को इतना मगन होकर देखा कि यह नहीं देख पाया कि वे अब नीचे उतरने की जगह ऊपर चढ़ने लगे हैं और मेरे बहुत पास आ गए हैं। मैं मुड़ता हूँ तो क्या देखता हूँ कि अब वे बिल्ली की तरह छोटे नहीं रह गए हैं, बल्कि बड़े होकर भूरे बाघ बन गए हैं। यह देखकर मैं डर जाता हूँ और दौड़कर स्टेशन के कमरे में पहुँच जाता हूँ। इस जगह आकर सपना खत्म हो गया, क्योंकि दरवाजे से अड़ी कुर्सी लुढ़क कर मेरे ऊपर आ गिरती है। मैं आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ कि एक बाघ दरवाजे से भीतर आने की कोशिश कर रहा है। मेरी चेतना के लिए यह एक ऐसा गड्ढमड्ढ क्षण था जब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अभी सपना ही देख रहा हूँ या जाग गया हूँ। मुझे पहले लगा कि स्टेशन मास्टर ही भीतर आ रहे हैं, लेकिन सपने ने दिमाग को तैयार कर दिया था। मैंने तारों भरे आकाश में स्पष्ट देखा कि पूंछ हिलाता, हुंकार भरता और बिजली जैसी चमकती आंखों से देखता बाघ ही भीतर घुस रहा है। मैं समझ गया कि फर्टिलाइजर कंपनी को अगले दिन से मेरे प्रचार भाषणों से वंचित हो जाना पड़ेगा। लेकिन बाघ खुद कुर्सी की खड़खड़ाहट से कुछ डर सा गया था और वहीं आकर रुक गया था। वह मुझे कोने में चुप खड़ा देख रहा था और शायद अपने आप से कह रहा था, मेरा डिनर तो सामने खड़ा है, लेकिन पहले मैं जान लूँ कि यह शोर किस चीज़ का है। कहा जाता है कि जंगली जानवर आदमी से तो नहीं डरते, लेकिन मेज कुर्सी जैसे फर्नीचर से डरते हैं। मैंने देखा है कि सर्कसों में मैनेजर लोग जानवरों के सामने एक से ज़्यादा कुर्सी नहीं रखते। ईश्वर की कृपा है कि ऐसी बातें जब उनकी ज़रूरत हो तो तुरंत याद आने लगती है और हमें बचाने में मदद करती है। मैंने देखा कि बाघ मुझे और कुर्सी दोनों को देख रहा है, तो लपक कर मैंने मेज और स्टूल को भी हिम्मत करके अपनी तरफ जोर लगाकर खींच लिया। मैं कोने की तरफ पीठ किए बैठा था और बड़ी सी मेज दोनों दीवारों से सटी मेरी रक्षा में आकर खड़ी हो गई थी। मैं इसके अंदर घुस गया था और स्टूल को भी अपने सामने अड़ा कर खड़ा कर लिया था। मेज हटाते समय बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर आकर गिरी थीं। टेबल लैंप, आलपीने और एक बड़ा सा चाकू। इस रक्षा गृह से मैंने बाघ पर एक नज़र डाली। वह मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। शायद सोच रहा हो कि मेरा डिनर मेरी पकड़ से कितना बाहर पहुंच गया है। अब उसने संभल कर पहले एक फिर 2 कदम आगे बढ़ाए और गले से गुर्राने की आवाज़ें निकाली, जिससे पूरा स्टेशन हिल उठा। मेरा अंत समीप आ गया था। मैं उस स्त्री पर दया करने लगा जिसके भाग्य में मेरी पत्नी बनना लिखा था। फिर मैंने कुर्सी उठाई और ढाल की तरह सामने खड़े बाघ के सामने हिलाई। वह रुका और आगे बढ़ने की जगह 1-2 कदम पीछे हट गया। इसके बाद फिर हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और दांव पेच पर विचार करते रहे। मैं सांस रोककर इंतजार कर रहा था। बाघ मुझे घूरता हुआ अपनी पूंछ तेजी से चारों ओर घुमा रहा था। जो दीवार से टकराती तो थड की आवाज़ होती। फिर वह मेरी तरफ से बिना आंखें हटाए नीचे झुकाया
और सामने के पंजों से ज़मीन पर खरोंचे मारने लगा। मुझे लगा यह हमला करने के लिए पंजे तराश रहा है। यह छोटा सा डिब्बा पूरा जू बन गया था। मुझे झुरझुरी आने लगी। वह सामने के पंजों से ज़मीन खरोंचे जा रहा था, जिसकी आवाज़ से मुझे दहशत होने लगी थी। फिर एकाएक वह उछला और पूरे जोर से सारे फर्नीचर पर एक धक्का मारा। मुझे लगा कि मैं इसके बीच पिस जाऊंगा, लेकिन भला हो रेलवे वालों का, जो सबसे ज़्यादा मजबूत लकड़ी से अपने काम की चीज़ें बनाते हैं। इससे मेरी रक्षा हुई। बाघ मेज को तोड़ नहीं सका, उस पर बैठ कर रह गया। उसके पंजे ही सामने थे। उसने इन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी और स्टूल से मैंने उन्हें रोक लिया। मेज बाघ के वजन से दब रही थी और मैं यह दबाव महसूस कर रहा था। उसकी सांस भी मुझ तक पहुंच रही थी। वह बार बार अपने पंजे मेरी तरफ फेंक रहा था। इससे मेरे बदन के कुछ टुकड़े तो निकाल कर वह खा ही सकता था, लेकिन मैं एकदम बीच में सिकुड़ कर जम गया था। उसके पंजों की पहुंच से बस बाल बराबर दूर। वह तरह तरह की खतरनाक आवाज़ें कर रहा था और मेरे सिर के ऊपर जोर जोर से धमक रहा था। अगर वह नीचे उतर आता तो कुर्सी को एक किनारे ढकेल सकता था, लेकिन कुर्सी की बनावट उसे परेशान करती रही। वह इसे खतरा समझकर इससे दूर हो जाना चाहता था। काफ़ी देर तक, पता नहीं कितनी, यह लड़ाई चलती रही। समय मेरे दिमाग में एक जगह आकर रुक गया था। फिर वह मेज से नीचे कूदा और उसके चारों तरफ यह देखने के लिए चक्कर लगाया कि कहीं जरा सी सेंध मिल जाए। मैंने कई दफ़ा कुर्सी उसके सामने घुमाई, लेकिन उसने इसे छूकर देखा तो समझ गया कि यह कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। यह समझकर उसने इसे सामने से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं ज़्यादा चालाक निकला। मैंने कुर्सी अपनी तरफ खींचकर उसे मेज के कोने से फंसाकर वहीं जमा दिया। अब एक तरफ कुर्सी और दूसरी तरफ स्टूल मेरी रक्षा में तैनात थे। बाघ अब मेरे सामने घुटनों पर आ बैठा और सोचने लगा कि कैसे क्या करूं, लेकिन मेज, कुर्सी और स्टूल सब मिलकर मेरी अच्छी हिफाजत कर रहे थे और मैं इनके बीच आराम से बैठा था। उसने अब जरा ध्यान से इस चक्रव्यूह का निरीक्षण किया और देखा कि कहाँ से पंजा भीतर डालकर हमला किया जा सकता है। उसे पंजे लायक जगह आसानी से मिल गई और पंजा मेरे सामने आ पहुंचा। इसके नाखून मेरी आंखों के सामने हिलने लगे। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं उसी को जैसे वह चाहे सब कुछ क्यों करने दे रहा हूँ। मैं क्रोध से भभकने लगा। इधर उधर देखा तो पाया कि स्टेशन मास्टर का लंबा चाकू भी सामने पड़ा है। मैंने चाकू उठाया और जोर से पंजे में घुसा दिया। दर्द से बाघ ने चीख मारी और पंजा वापस खींच लिया। फिर वह उतरा और गुस्से में भरकर कमरे में उखाड़ पछाड़ करने लगा, लेकिन उसमें इसे सफलता नहीं मिली। हार कर फिर उसने पंजा भीतर डाल दिया। अब मुझ में कुछ हिम्मत आ गई थी और इस बार फिर चाकू का उपयोग करके मैंने पंजे का एक हिस्सा काट लेने की कोशिश की। नाखून सहित पंजे का एक हिस्सा सचमुच नीचे आ गिरा। फिर क्या था, मेरे और उसके बीच की लड़ाई चलनी शुरू हो गई। वह बार बार पंजे से वार करता और हर बार मैं कुछ न कुछ काट लेता। मुझे यह बताते अच्छा लग रहा है कि थोड़ी देर में मैंने उसके 3 पंजे काट लिए। अब लड़ाई खत्म हो गई। मैं भी उसी की तरह खूंखार हो उठा था। अब ये पंजे सोने में मढ़े मेरी तीनों बेटियों की गर्दन में हार बनकर लटक रहे हैं। कभी मेरी तरफ आओ तो देख भी लेना। सवेरे 5 बजे स्टेशन मास्टर और उसका सहायक वहां आए और आम दिनों की तरह कमरे में दाखिल होने लगे। उसी क्षण बाघ मुझे छोड़कर बाहर निकल रहा था और इन्हें देखकर वह इनकी ओर झपटा। दोनों ने सरपट भागना शुरू किया। स्टेशन मास्टर ने घर पहुंचकर ही दम लिया और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सहायक एक पेड़ पर चढ़ गया। बाघ उसे नीचे खड़ा घूरता रहा। दोनों तब तक एक दूसरे को देखते रहे जब तक एक मालगाड़ी छू छू करती, सीटी देती और आग उगलती स्टेशन पर आकर खड़ी न हो गई। बाघ ने खतरा भांपकर जंगल की तरफ रुख किया और तेजी से भाग निकला। इसके बाद बाघ इस दिशा में कभी नहीं आया। यद्यपि दूसरे इलाकों में वह अपनी हरकतें करता रहा, फिर मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। अभी आधे घंटे पहले जब वह बैलगाड़ी की सवारी कर रहा था, मैंने उसे फौरन पहचान लिया। दाहिने पंजे को देखकर जिसके 3 हिस्से और नाखून गायब हैं। तुम लोग उन वीर बहादुरों से बहुत प्रभावित दिखाई दे रहे थे जिन्होंने बंदूकों के बल पर उसे जीता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक ऐसे मामूली आदमी की कहानी सुना दूं
जिसने अकेले और खाली हाथ उसका सामना किया और उसे परास्त किया। महाबातुनी की कहानी खत्म हुई तो हम गांव में फिर वहीं पहुंच गए जहां बाघ की लाश इनाम की ट्रॉफी की तरह रखी गई थी और उससे छुटकारा दिलाने वालों को हीरो की तरह सम्मान दिया और खिलाया पिलाया जा रहा था। वे शहर से आ रही लारी का इंतजार कर रहे थे। हम भीड़ में घुसकर बाघ की लाश के पास पहुंचे और उसका दायां पंजा देखने की बात कही। गैस का लैंप पास लाया गया और हमने पंजा देखा। सचमुच उसकी 3 अंगुलियां कटी हुई थी और इस जगह एक काला दाग था। इन्हें काटने वाले ने चाकू जरूर हथौड़े की तरह चलाया होगा। पूछने पर शिकारियों ने कहा, पता नहीं यह कैसे होता है। हमने कई बाघों में यह बात देखी है। सुना है कि कुछ आदिम जातियां जब शिशु बाघों को पकड़ती हैं तो ताबीज़ के तौर पर उनके अंगूठे काट कर रख लेती हैं। शिशु बाघों को मारना अच्छा नहीं समझा जाता। धन्यवाद।